नमस्कार प्रिय मित्रों, इंद्र की कलम से के साहित्यिक संसार में मैं शेफाली शर्मा आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कभी कभी हम जिस चीज की कीमत नहीं पहचानते उसे बेमोल बर्बाद हो जाने देते हैं। बाद में जब पता चलता है कि वो तो अनमोल थी, तब उसके लिए पछतावे के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं बचता। आज कथा श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री भगवती चरण वर्मा की कहानी सौदा हाथ से निकल गया। राय इकबाल शंकर का रोबदाग उनके रिश्तेदारों मोहल्ले वालों पर कितना ही रहा हो, किंतु उनकी घरवाली राधा, जो रद्धो बीवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें निहायत ही निकम्मा आदमी समझती है। मौका मिलने पर उनके सामने यह ऐलान भी कर देती है। रद्धो बीवी की कुशल सद्गृहिणी होने की ख्याति भले ही दूर दूर तक फैली रही हो, पर राय इकबाल शंकर उन्हें निहायत गंवार किस्म की औरत समझते हैं और अक्सर अपनी यह भावना रद्धो बीवी के मुंह पर प्रकट भी कर देते हैं। यह क्रम पिछले 30 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। जब से इन दोनों का विवाह हुआ था, तब से जीवन के अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति इस अभिमत में अंतर नहीं पड़ने पाया है। राय इकबाल शंकर की हवेली के 3 हिस्से किराए पर उठे हैं। चौथे में वे स्वयं रहते हैं। जहाँ तक कामकाज का सवाल है, राय इकबाल शंकर के दिवंगत पिता राय हिम्मत बहादुर ने अपनी जिंदगी भर कोई काम नहीं किया और न राय इकबाल शंकर के एकमात्र सुपुत्र राय गोपाल कृष्ण से आशा की जा सकती है कि वे अपनी जिंदगी भर कोई काम करेंगे। वैसे लड़का बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। बीए में उसने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है, लेकिन 3 साल पहले वह जो स्टूडेंट लीडर बनकर छात्र आंदोलन में जेल गया था, तब से उसे राजनीति का चस्का लग गया है और छात्र लीडर की हैसियत से हिंदुस्तान भर में दौरे करता रहता है। राय इकबाल शंकर के पास पुराने जमाने की ऑस्टिन कार है, जो महीने में 15 दिन आराम करती है और बाकी दिनों में शहर का एकाध चक्कर लगा लेती है। राय इकबाल खुद ही उस कार को ड्राइव करते हैं, वरना 8 साल पहले कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गई होती। उनकी हवेली में उनके पिता के जमाने का एक टेलीफोन भी है, जिसका उपयोग बाहर वाले राय साहब से संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं। इस तरफ तो रद्धो बीवी ने उसमें ताला डाल रखा है और बहुत जरूरत पड़ने पर ही उसका ताला खोला जाता है। घर की व्यवस्था तो 16 आने रद्धो बीवी के हाथ में है, जिन्हें जिंदगी की गाड़ी खींचनी पड़ती है। उस दिन सुबह के समय राय इकबाल शंकर जब नाश्ता कर उठे, उनके मन में आया कि शहर का एक चक्कर ही लगा लिया जाए। उन्होंने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की बैटरी डाउन थी। हवेली से निकलते ही उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोका, लेकिन उसने गोलागंज से हजरतगंज तक रिक्शे के किराए के रूप में 1 रुपया मांगा, तो राय इकबाल शंकर का पारा एकाएक चढ़ गया। उन्होंने तय किया कि मील सवा मील का रास्ता पैदल ही नाप लिया जाए। जाड़े के दिन और सुबह 9 बजे का समय, धूप बड़ी सुहानी थी और राय इकबाल शंकर अपने ही में मगन छड़ी हिलाते हुए जा रहे थे। एकाएक उनके पैर ठिठक गए। नवाब झम्मन के महल की ड्योढ़ी से हाशिम कबाड़ी निकल रहा था, अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष की मुद्रा में। उसके पीछे एक कुली के सिर पर लदी हुई एक बहुत बड़ी खाने की गोल मेज थी, जिसमें कुल 2 पाये लगे थे। तीसरा पाया हाशिम हाथ में लिए तलवार की तरह भांजता हुआ चला जा रहा था। उसके साथ राय इकबाल शंकर की पुरानी मुलाकात थी। उन्होंने बढ़कर हाशिम से कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हो हाशिम मियाँ, कोई अच्छा सौदा करके लौट रहे हो? हाशिम ने बड़े अदब के साथ राय साहब को झुककर सलाम किया। हुजूर की बात, अच्छे सौदे तो लद गए अंग्रेजों के साथ। जब एक से एक जरीक बरीक चीजें मिल जाया करती थी, वो भी कौड़ियों के भाव। अब तो रह गए हैं बिगड़े हुए फटे हाल नवाब और रईस, खुद खाने पीने के मोहताज। तो अब सिवा टूटे फूटे कबाड़ के और रखा ही क्या है। अब देखिए ना, यह 3 टांगों की मेज, उस पर एक टांग टूटी हुई, यानी बिल्कुल अलग। नवाब झम्मन की बेगम से बस इतना सौदा हुआ है। राय इकबाल ने मेज पर नजर डाली। उन्हें यह मेज बहुत पुरानी बाबा आदम के जमाने की लगी, लेकिन अजीब ढंग की। ऐसी मेज उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी।
कोयले की तरह काली। लेकिन उन्होंने भांप लिया कि मेज पर किसी तरह का रंग या रोगन नहीं है, वह तो लकड़ी का रंग ही काला है, यानी असली आबनूस की लकड़ी। लेकिन अपने भाव उन्होंने प्रकट नहीं होने दिए। वे बोले, ठीक कहते हैं हाशिम मियाँ, भला ये कोई मेज हुई 3 पाए वाली, और उस पर एक पाया अलग भी है। एकाएक हाशिम का स्वर बदल गया। असली आबनूस की लकड़ी की मेज है हुजूर। हाशिम की नजर धोखा नहीं खा सकती। तभी हमने 20 रुपया गड़ाप से थमा दिया बेगम साहिबा को। नवाब साहब तो बेचारे 4 दिन से बेहोश पड़े हैं, खुदा जाने कब उनकी जान निकल जाए। मेज का जिक्र सुनकर जैसे कुछ देर के लिए होश आया हो, कुछ बड़बड़ाए। हमें तो सिर्फ इतना सुनाई दिया, नसीरुद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन, और फिर तुरंत बेहोश हो गए। तो हम तो यह मेज लदवा कर इसकी टांग लगवा लेंगे तो नखास के बाजार में कोई माइका लाले से हंसते हंसते खरीद कर ले जाएगा। राय इकबाल शंकर ने मन ही मन हिसाब लगाया। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ पूंजी निकाली। 2 10-10 रुपए के नोट, एक 5 का। उन्होंने 25 रुपए हाशिम के हाथ में थमाते हुए कहा, इस सब झमेले में कहाँ फंसोगे हाशिम मियाँ? इस मेज को बेचने के लिए तुम्हें साल 6 महीने का इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो ये लो 25 रुपए और इसे मेरे यहाँ पहुँचा दो। हाशिम ने नवाब जम्मन की बेगम से 15 रुपए में मेज खरीद ली थी, अतः 25 रुपए लेते हुए उसने कहा, हुजूर की बात भला हम कैसे टाल सकते हैं? जब आपको यह मेज पसंद आ गई तब आपकी हुई। और हाशिम ने वह मेज राय इकबाल शंकर के घर पहुँचवा दी। रद्दो बीवी ने जब ये मेज देखी तो जलकर खाक हो गई और बोली, यह 2 टांग की काली कलूटी मेज कहाँ से ये कबाड़ उठा कर लाए हैं? मैं कहती हूँ ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों आपकी अक्ल घटती जा रही है। जहाँ से लाए हैं वहीं वापस कराइए। घर में रुपए नहीं हैं, परसों राशन मंगवाना है। राय इकबाल शंकर ने अपनी गलती महसूस की, लेकिन रद्दो बीवी का पारा देखकर हाशिम वहाँ से चुपचाप खिसक गया। एक खिसियाहट से भरी मुस्कान के साथ राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीवी से कहा, अब तो खरीद ही ली है मैंने यह मेज, वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सामान को कोठरी में रखवा दो। मेरा मन कहता है सौदा बेजा नहीं किया है मैंने। और इससे पहले कि रद्दो बीवी कुछ कहे, वे अपनी छड़ी घुमाते हुए घर से बाहर निकल गए। राय इकबाल शंकर से जैसुख मीर चंदानी की मित्रता कब और कैसे हुई, यह बात इस कहानी से हालांकि कोई संबंध नहीं रखती है। जैसुख मीर चंदानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी हैं। साल में 3 महीने वे विदेश में रहते हैं। बाकी समय में वे हिंदुस्तान के विभिन्न भागों का दौरा करते हैं। लाखों करोड़ों का सौदा वे हर साल करते हैं। उस दिन दोपहर के समय जब राय इकबाल शंकर एक नींद लेने की सोच रहे थे, तब उनके टेलीफोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन पर जैसुख मीर चंदानी की आवाज सुनी तो प्रसन्नता से उछल पड़े। शाम 5 बजे उनसे उनके होटल में मिलने का कार्यक्रम बना। रद्दो बीवी के हाथ का बना खाना यदि किसी ने एक बार खा लिया तो वह उंगलियां चाटता रह जाता था। राय इकबाल शंकर ने रद्दो बीवी को आवाज दी, अजी सुनती हो, वह जैसुख मीर चंदानी आया है लखनऊ। कहता है कि रात का खाना मेरे यहाँ ही खाएगा, तो कोरमा और बिरयानी बना लेना। रद्दो बीवी ने झुंझलाकर कहा, सब बना लूंगी, घर में 1 हफ्ते से डालडा नहीं है, देहरादूनी चावल भी खत्म हो रहा है, और आप देखते हैं नताब, सबको न्योता दे देते हैं। राय इकबाल शंकर मुस्कुराए, अरे मुझे तो तुम्हारा भरोसा है, तुम्ही को सब इंतजाम करना है, मुझे तो नींद आ रही है, थोड़ा आराम करके उसके यहाँ 5 बजे तक पहुँचना है मुझे। रद्दो बीवी को एक ही शौक है, अच्छा खाना बनाना और अच्छा खिलाना। प्रसन्न होकर बोली, अच्छा आपको बातें बनानी बहुत आती हैं। अब आप सोइए, वरना आपका मिजाज बिगड़ जाएगा। राय इकबाल शंकर जब अपनी नींद पूरी करके उठे तो 4 बज रहे थे। जल्दी जल्दी उन्होंने कपड़े बदले और घर से निकल पड़े। रद्दो बीवी ने आवाज लगाई, देखिए जरा जल्दी आइएगा, मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, ये भादों की घटा न जाने कब फट पड़े। राय इकबाल शंकर ने आसमान पर नजर डाली। पूरब में कुछ काले काले बादल दिख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कार लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। ये मीर चंदानी 8 साढ़े 8 तक खाना खा लेता है, तो खाना तैयार रखना,
राय इकबाल शंकर प्रसन्न मन से चल पड़े। मीर चंदानी हजरतगंज के सबसे शानदार होटल में ठहरा था। राय इकबाल शंकर के पहुंचते ही पानी बरसना आरंभ हो गया। राय इकबाल शंकर ने पूछा, कहो मीर चंदानी, आज लखनऊ में कुछ काम बना? काम क्या बनेगा, हर एक आदमी 420 हो गया है। बड़ा बड़ा अफसर, मिनिस्टर तक सब जाली माल भेड़ना चाहते हैं मीर चंदानी के हाथ। यह तो बुरा हुआ। राय इकबाल शंकर ने कहा, अरे हमारा जिगरी दोस्त राय इकबाल शंकर तो है यहाँ, तो तुमसे मिलना हो गया। रही 420 की बात, तो वह तो दुनिया भर में फैली है। एकाएक राय इकबाल शंकर को उस आबनूस की मेज की याद आई जो उन्होंने हाशिम कबाड़ी से खरीदी थी और उनकी कबाड़ की कोठरी में पड़ी थी। उन्होंने कहा, मीर चंदानी, एक आबनूस की डाइनिंग मेज मेरे हाथ लग गई है। बहुत बड़ी और गोल, लेकिन उसमें कुल 3 पाए हैं। यह मेज तुम्हें कहाँ से मिली? अब मीर चंदानी के स्वर में उत्सुकता थी। यहाँ के एक नवाब झम्मन थे, उनके यहाँ से। यह नवाब झम्मन अवध के किसी बादशाह के रिश्तेदार थे, शायद नसीरुद्दीन हैदर के साले के पोते थे। उन्हीं के यहाँ पड़ी थी। मैं उनकी बेगम से खरीद लाया। उस समय वे बेहोश पड़े थे। एकाएक मीर चंदानी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या कहा? नसीरुद्दीन हैदर के साले के खानदान वालों से यह मेज मिली है उन्हें? आबनूस की लकड़ी की है और उसमें सिर्फ 3 पाए हैं। फिर जैसे स्वयं से कह रहे हो, क्या यह संभव है? और मीर चंदानी ने आंखें बंद कर ली। राय इकबाल शंकर आश्चर्य से मीर चंदानी को देख रहे थे। उन्होंने कहा, क्या सो गए मीर चंदानी? मीर चंदानी ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। वह बोला, राय इकबाल शंकर, अगर यह माल असली है तो वाकई बड़ा कीमती है। मैं याद कर रहा था कि मैंने कहाँ पढ़ा या सुना था किस्सा यह कि जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी के शहंशाह की बेटी जोसेफिन से शादी की थी, तब जोसेफिन के साथ एक बढ़ई आया था। उसने एक ही डिजाइन की 3 मेजें बनाई थी आबनूस की लकड़ी की। वे आबनूस की लकड़ी की थी। उनमें केवल 3-3 पाए लगाए गए थे। उनमें से एक पाए पर उसने अपना नाम एल्बर्ट गुंथर लिख दिया था। उन मेजों का उलटना तो दूर, मजाल है कि टस से मस भी हो जाएं। एक मेज तो अमेरिका के करोड़पति मिस्टर विंडहम के पास है, एक मार्साई के म्यूजियम में सुरक्षित है, लेकिन तीसरी का पता नहीं चल रहा था। अवध के बादशाह नसीरुद्दीन बहुत शौकीन आदमी थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी सभी तरह के लोगों से उनकी दोस्ती थी। मुमकिन है उन्होंने वह तीसरी मेज मंगवा ली हो और यह वही तीसरी मेज है। राय इकबाल शंकर का हृदय बेतरह उछलने लगा। उसने दिल को थाम कर कहा, मीर चंदानी, मान लो यह वही मेज हुई तो? कुछ सोचकर मीर चंदानी बोला, अगर यह वही मेज है तो बड़ी आसानी से किसी अमेरिकी करोड़पति के हाथ 10-20 हजार में निकल जाएगी। तीसरी टांग को बड़ी कुशलता पूर्वक लगाना होगा। फिक्र मत करो, हमारे पास एक से एक अच्छे कारीगर हैं दिल्ली में। राय इकबाल शंकर ने कहा, तो उसमें मुझे कितना मिलेगा? मीर चंदानी ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो राय इकबाल शंकर। अगर माल असली है तो 5,000 तुम्हारे। हमें इसे बेचने में वक्त लगेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी। 5,000 से ऊपर जो मिलेगा वह हमारी तकदीर का। 8 बजने वाले हैं, खाना खाने का वक्त हो गया है। हम 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन ये पानी रुकने का नाम नहीं लेता। राय इकबाल शंकर उठ खड़े हुए और बोले, मैं अपनी मोटर लाया हूँ। खाना खाने के बाद 9 बजे तक तुम्हें यहाँ पहुँचा दूंगा। गृहस्थी किस प्रकार चलाई जाती है, हर चीज का इंतजाम आनन फानन में कर लिया जाता है, यह गुल औरतें ही जानती हैं। और इन सब की जानकारी रखने वाली औरतों में रद्दो बीवी का नाम काफी ऊंचा था, किंतु वह यह सब छमिया महरी के बल पर ही कर पाती थी। हवेली के पीछे वाली एक कोठरी रद्दो बीवी ने छमिया को मुफ्त में दे रखी थी और उसी के अनुपात से रद्दो बीवी छमिया से मुफ्त काम भी करा लेती थी। 4 बजे शाम से ही रद्दो बीवी रसोई बनाने में जुट गईं। बिरयानी बन गई, सब्जियां बन गईं, कोरमे का मसाला भुना जा रहा था कि एकाएक गैस खत्म हो गई। छमिया पास खड़ी थी। गैस का चूल्हा बुझते ही बोली, हाय बीबी जी, ये हमारी गैस तो छुई मुई सी हो गई है। 2 हफ्ता पहले ही तो आई थी।
रद्दो बीवी तमतमाकर बोली, सबके सब बेईमान हो गए हैं। जा जरा अंगीठी सुलगा ले। कहते कहते वह रुक गई, क्योंकि कोयला खत्म हुए तो 4 दिन हो गए थे और अगले 1 सप्ताह तक कोयला आने की उम्मीद भी नहीं थी। छमिया ने सहानुभूति प्रकट की। अरे बीबी जी, आगी लगे ही सरकार में, कौनो चीज तो बाजार में नहीं है। अच्छा ठहरो, हम मिट्टी के तेल वाला चूल्हा जला लेती हैं। रद्दो बीबी बोली, अरे उसमें मिट्टी का तेल ही कहाँ है जो जले। ठहरो बीबी जी, मिट्टी का तेल हम बाजार से लिए आती हैं, जरा राशन कार्ड देना। रद्दो बीबी परेशान हो उठी। 5:30 बज चुके थे। 7:30-8 बजे तक मेहमान आ जाएंगे। उसका जी चाहता है कि वह रोए, लेकिन रोने से काम तो नहीं चलेगा। वह चुप बैठ गई। 5 मिनट में ही छमिया मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटी। हाय बीबी जी, वहाँ तो फौजदारी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 3 आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले गई है, तो हम भागी वहाँ से। अब क्या हो? बड़े करुण स्वर में रद्दो बीवी ने पूछा। फिक्र न करो, हम अभी चूल्हा जलाई थे। लकड़ी की आंच से जैसा अच्छा खाना बनेगा, वैसा तो गैस और स्टोव से भी कहाँ बनता है। लकड़ियाँ जलाई गईं, किंतु गीली लकड़ी होने के कारण रसोई घर धुएं से भर गया। छमिया बोली, इन गीली लकड़ियों से तो आधी रात तक खाना नहीं बनेगा। दौड़ के जा और भीखू की यहाँ से सूखी लकड़ी लेकर आ। रद्दो बीवी ने हुक्म दिया। अरे बाबा, बरसात में सूखी लकड़ी भला कहाँ मिलेगी? भीखू ने तो सूखी लकड़ी कहकर ही ये लकड़ी दी थी। रद्दो बीवी और छमिया महरी धुएं से दोनों की आंखें लाल हो रही थी। झल्ला कर रद्दो छमिया का हाथ पकड़कर रसोई घर से निकली। उन्होंने छमिया से कहा, खोल इस कबाड़ की कोठरी को। पुरानी 4 पाइयों की पटिया या पाए पड़े हैं, वह सूखे होंगे। कोठरी खोली गई और तभी मेज का एक पाया छमिया के हाथ में आ गया। वह बोली, अरे बीबी जी, यह एक टूटा पाया हाथ लगा है, बड़ा वजनी है, 5-6 सेर का होगा। बस बस, काम बन गया। रद्दो बीवी बोली, एकदम सूखी और बेकार लकड़ी है ये, चल रसोई घर में जल्दी कर। लेकिन बीवी जी, उस पाए को चीरना बहुत मुश्किल काम है, पत्थर की तरह ठोस है ये लकड़ी। छमिया ने चलते हुए कहा। अरे चल के उसे चूल्हे में लगावे तो, एक दफे अगर जो इसने आग पकड़ ली तो बुझेगी नहीं। मेज की टांग को लेकर दोनों रसोई घर में पहुंची। टांग चूल्हे में डाल दी गई। छमिया ने मुंह से चूल्हा फूंकना आरंभ किया। 2 मिनट के अंदर ही पाए ने आग पकड़ ली। रसोई घर प्रकाश से जगमगा उठा। छमिया खुशी से चीख उठी, अरे बीवी, यह पाया तो मशाल की तरह जल उठा। कैसी तेज आंच है, देखो, चलो काम बन गया। रद्दो बीवी चहक उठी। गैस के चूल्हे के बाप में भी इतनी आंच नहीं हो सकती, पूरा खाना इस एक पाए से बन जाएगा। बाकायदा कोरमा बनना आरंभ हुआ। उस समय घड़ी में 7:30 बज चुके थे। जिस समय जयसुख मीरचंदानी को साथ लेकर इकबाल शंकर घर पहुँचे, पूरा खाना तैयार था, सिर्फ रोटियां सिकना बाकी था। 8:15 बज रहे थे और जयसुख मीरचंदानी को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसने कहा, राय इकबाल शंकर, पहले डिनर फिर बातचीत। रद्दो बीवी खाना परोस रही थी और छमिया महरी रोटियां सेक रही थी। जयसुख मीरचंदानी खाना खाता जा रहा था और खाने की बेतहाशा तारीफ करता चला जा रहा था। खाना खाकर जयसुख मीरचंदानी ने कहा, राय इकबाल शंकर, अब जरा वह तुम्हारी आबनूस की मेज भी देख ली जाए। राय इकबाल शंकर ने कबाड़ की कोठरी का दरवाजा खोला। छमिया महरी की मदद से राय इकबाल शंकर ने और जयसुख मीरचंदानी ने मिलकर वह मेज निकाली। फिर उसे कमरे में लाए। नियॉन लाइट के तेज प्रकाश में आंखें मिचमिचाते हुए मीरचंदानी कुछ आश्चर्यचकित सा उस मेज को देख रहा था। फिर वह जैसे उछल पड़ा, वही है, वही है, वही तीसरी मेज। विंडहम के यहाँ काली मेज बिल्कुल इसी तरह की है। इसके पाए में एल्बर्ट गुंथर का नाम लिखा होगा। उसने झुककर मेज के दोनों पायों को गौर से देखना आरंभ किया, लेकिन उसे दोनों पायों में कहीं भी एल्बर्ट गुंथर का नाम नहीं लिखा हुआ मिला। हार कर उसने कहा, राय इकबाल शंकर, इस मेज का तीसरा पाया कहाँ है? उसमें नाम लिखा होगा। वह वहीं उस कोठरी में डाल दिया था, उसे निकलवाता हूँ। और उन्होंने रद्दो बीवी की ओर देखा। वह इसका तीसरा पाया जो टूटा हुआ था, वह निकाल लाओ। छमिया महरी वहीं पास खड़ी थी। वह बोली, वह तो चूल्हे में लग गया, तब कहीं जाकर खाना बना है। राय इकबाल शंकर को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा?
वह पाया चूल्हे में लग गया। हाँ हाँ, चूल्हे में लग गया। रद्दो बीबी बोली, ऐन मौके पर गैस चली गई। पत्थर का कोयला 1 हफ्ते से बाजार से गायब है। मिट्टी के तेल के लिए फौजदारी हो रही है। सर फूट रहे हैं। मरा टाल वाला गीली लकड़ियां देता है। खाना बनता तो कैसे? पुरानी सूखी हुई बेकार लकड़ी के नाम पर वह पाया दिखा तो लगा दिया चूल्हे में। जय सुख मीरचंदानी ने कहा, एक शानदार सौदा हाथ से निकल गया। यह मेज असली है। इसे साबित करने का कोई सबूत अब रह नहीं गया। राय इकबाल शंकर ने अपना माथा ठोक लिया। अरे भली मानस, पाया नहीं जला, 5000 की रकम जल गई मेरी। और फिर उन्होंने दानी से कहा, जय सुख भाई चलो, इससे पहले कि मैं इस गम के सदमे में बेहोश हो जाऊं, तुम्हें तुम्हारे होटल पहुंचा दूं।